आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और अब हमारा टॉपिक ऑफ द डे की अगर बात की जाए, हम दोस्त बैठे हुए थे और मैंने वहाँ पे देखा कि इट वाज़ अ मिक्स गैदरिंग, ख़वातीन भी थी, मर्द हज़रात भी थे, लेकिन सब लोग उम्र के उस हिस्से में हैं जब अपने वालिदैन की बढ़ती उम्र के साथ साथ और उनकी ख़ास तौर पे जो ख्वाहिश होती है कि बच्चे उनके साथ वक्त गुजारें, वो सबके लिए एक चैलेंज है। बिकॉज़ आज की प्रोफेशनल लाइफ एंड इवन पर्सनल लाइफ बहुत बिज़ी है और यकीनन बूढ़े वालिदैन, बुज़ुर्ग वालिदैन जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपके लिए भाग दौड़ की है, जब उनके पास आज वक्त है और वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की वाहिद जो खुशी होती है, जो रमक है उनकी ज़िंदगी की, वो आपकी मौजूदगी है। लेकिन औलाद के पास अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है। एंड आई डोंट से इट इन अ वे के डीमोनाइज, क्योंकि हम सब इस प्रॉब्लम से गुज़रते हैं कि चाहने के बावजूद, कोशिश के बावजूद भी आप अपने वालिदैन के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे। और दूसरी चीज़ पे ज़िम्मेदारी की भी बात आती है। कल्चरली अगर देखा जाए, बेटियाँ शादी करके उनको विदा कर दिया जाता है, बेटे आपके साथ रहते हैं, लेकिन बेटों की नंबर 1 अपनी ज़िंदगी भी होगी, वो अपना यूनिट भी बनाएंगे, फिर उनकी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ उनको घर से, अपने शहर से, हो सकता है अपने मुल्क से भी दूर ले जाएं। तो ये जो सूरत हाल होती है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, जिसमें हम चाहते ना चाहते भी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं बुज़ुर्ग वालिदैन, इसका हल क्या है? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। और ख़ास तौर पे ये कि क्या बुज़ुर्ग वालिदैन का ख्याल रखना सिर्फ़ और सिर्फ बेटों का काम है, या बेटियाँ भी इसमें हिस्सा डाल सकती हैं? और बेटियाँ जब इसमें हिस्सा डालना चाहती हैं तो उनके ससुराल की तरफ से अगर उन पे पाबंदी लगती है या उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो फिर क्या होता है? बट लेट्स फर्स्ट बिगिन विद सिबलिंग्स, यानी एक ऐसा घराने की बात करें जहाँ पे बेटे भी हैं और बेटियाँ भी हैं, तो प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी होगी? विल इट बी द सन और द डॉटर? लेट्स फाइंड आउट। हमारे पास जो आज पैनल है वो ज़बरदस्त है जी। हमारे साथ रुहान मुबशर मौजूद हैं, आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से ताल्लुक़ है, इसके अलावा सेल्स के शोबे से भी वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया रुहान वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर फ़राह ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमेशा वक्त देती हैं, ज़बरदस्त रहनुमाई करती हैं। सो थैंक यू गाइज़ फॉर बीइंग हियर। लेट्स बिगिन विद द जेंडर रोल्स। रोहान, मुझे ये बताएं कि आम तासुर ये है कि वालिदैन की, ख़ास तौर पे उनकी बुज़ुर्ग ज़िंदगी में, उनके बुढ़ापे में जो प्राइमरी ज़िम्मेदारी है वो बेटों पर है। इसमें एक तरह से जेंडर की हमने तफरीक कर दी है। आप इस तफरीक को मानते हैं और इसकी वजह से मर्दों पे या बेटों पे क्या असर पड़ता है? Sudra, I think this is something to be talked about in very openly also in nowadays. जैसे कि आपने कहा कि roles अब limited नहीं हैं और roles evolve हो रहे हैं, तो वो सारे roles evolve हो रहे हैं। And then मुझे लगता है कि जो line draw की गई है ये absolutely जो है ना सही नहीं है। And I think but इसमें एक limiting factor है, वो ये है कि जब आप बात करते हैं ना कि जी बेटों को ख्याल करना है, so that is also attached to two kind of support। कि यार बेटियों को ज़्यादातर देखा जाता है कि वो प्रॉब्ली फाइनेंशियली सपोर्ट कर लेंगे माँ बाप को, और अगर बेटियाँ होंगी तो वो इमोशनली सपोर्ट कर लेंगी फैमिली को। सो इन टर्म्स ऑफ अगर वो उस बैलेंस को देखा जाए, देन आई थिंक इट्स ओके, बट ड्राइंग अ लाइन आई थिंक इट डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल, एंड मोर पीपल आर रियलाइजिंग दैट गोइंग ऑनवर्ड्स। लेकिन रूहान, जिस तरह अगर वालिदैन को देखा जाए, बल्कि फ़रा ये आपके पास ले आती है, जैसे हम अक्सर मामाज़ बॉय की बात करते हैं, वालदा की और बेटे के ख़ास रिश्ते की बात करते हैं। बात तो चलें दिल पे पत्थर लग लेता है, उसको पता होता है कि अगर उसकी बॉन्डिंग बेटी के साथ है तो बेटी ने शादी करके चले जाना है, पराए घर चले जाना है। ख़ुद ब खुद एक बाउंड्री क्रिएट हो सकती है कि भाई शुरुआत में उसके ससुराल को ज़रूरत है, फिर उसके बच्चे छोटे हैं तो उनको बहुत हद तक लीवे दे दिया जाता है। दिल बेटी का भी तड़पता है वालिदैन के लिए और वालिदैन भी उसके राह तकरे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। बेटे की जब बात करें तो ना सिर्फ उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो माली तौर पे अपने आप को एक्सटेंड करे, बल्कि ख़ास तौर पे वालदाओं की ख्वाहिश होती है कि बेटे इमोशनल सपोर्ट भी दें। और बहुत सारी जगहों पे आपने ये भी देखा होगा कि जो इमोशनल सपोर्ट बुज़ुर्ग ख़वातीन को या शादीशुदा ख़वातीन को अपने हस्बैंड से नहीं मिल रही होती, वो एक तरह से एक्सपेक्टेशन शिफ्ट हो जाती है अपने बेटों की तरफ। ये फेयर है? सिद्रा, आप बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरे पास लेकर आ गई है। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बेटा जो होता है ना वो एक औरत का, माँ का पहला लव होता है। बिकॉज वाई आई एम सेइंग पहला लव, बिकॉज आप जब व्हेन यू लुक एट योर फादर आप इंस्पायर्ड होते हैं, व्हेन यू लुक एट योर हस्बैंड यू लुक एट हिम एज सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, बट व्हेन यू लुक एट योर सन तब आपको लगता है कि ओ माय गॉड ही बिलोंग्स टू मी। समझ रहे हैं आप? सो वो जो ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस है वो हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब पॉसेसिवनेस और जेलसी में कन्वर्ट हो जाती है।
और बहुत बारीक लाइन होती है साइकोलॉजी अगर आप उसको देखें तो. एंड देन वी डोंट रियलाइज दैट अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड, डजंट मैटर व्हाट द जेंडर इज. और वो कल को बड़ा होगा, उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपनी लाइफ है, अपने गोल्स हैं. तो आई नीड टू अंडरस्टैंड that where am I supposed to be and how I'm supposed to detach. हम detachment में इशू क्रिएट करते हैं और तब फिर इश्यूज आते हैं बहुत सारे. सही. आप क्या करेंगी फ़रा कि अगर हम नोटिस करें, ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि जब एक खातून बुढ़ापे में पहुंचती है तो उसको अपने हस्बैंड की इतनी परवाह नहीं होती जितने बेटे की होती है. यानी शायद वो हनीमून फेज़ में, जवानी में वो सालन बनाएगी तो जो बेहतरीन पोर्शन है, बेहतरीन बोटी है, वो पहले अपने हस्बैंड के लिए संभाल के रखती थी. वो जैसे ही बेटा ज़िंदगी में आता है तो ये मोहब्बत तो वहाँ शिफ्ट हुई. बुढ़ापे में और मज़ीद है कि अगर ख़ानदान में कहीं मिलने भी जाना है तो मियाँ जाए ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा साथ ज़रूर जाना चाहिए. बेटा ही मेरा मान है. बेटे की नई गाड़ी में मैं आगे की सीट पे बैठूंगी, बेटे की तनख्वाह पूरी मेरे पास आनी चाहिए. ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे माशरे में. ये हमारी एक्सपेक्टेशंस अनफॉर्चुनेटली हैं सिद्रा, और उस लेवल में है कि जहाँ पर वी आर नॉट प्लेइंग अ रोल टू एक्सेप्ट एंड एक्सप्लेन that this is something which is going to create more and more issues. तो जो आपने एग्जांपल सारी दी, ये अभी भी बहुत हद तक हैं, बहुत मिकदार में हैं और बहुत रिलीजियसली फॉलो की जा रही हैं. और इसके पीछे साइकोलॉजिकली जो रीजन होता है वो ये होता है दैट आई कैन नॉट लेट गो ऑफ माई टेरिटरी. मैंने अपनी किंगडम नहीं देनी. राइट. सो किंगडम का या पावर प्ले का तो इशू तब आता है जब आप इनसिक्योर हो. एंड विद दैट फीलिंग आप किसी भी न्यू मेंबर को अपने घर में वेलकम कर भी नहीं सकते हैं. एक्सेप्टेंस आएगी ही नहीं. सही. सो जो आपकी सीट की फाइट है और इनकम की फाइट है, दैट ऑल कम्स डाउन टू हाउ इनसिक्योर यू आर विद योर रोल. एंड बीइंग अ मॉम आपकी जगह कोई ले भी नहीं सकता. लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि ये बाउंड्री अगर वालदा या पेरेंट, ख़ास तौर पे एक एजिंग पेरेंट ख़ुद क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो हमारे यहाँ रूहान जैसे एक बड़ी बारीक सी लाइन है कि इज़्ज़त, एहतराम, तहज़ीब, ऊपर से दीन की तरफ से भी है कि तुम्हारे वालिदैन का पहला हक़ है तुम पे. हमारे पास अहादीस मुबारका मौजूद है कि अपने, और इवन कुरान हकीम में है कि अपने पेरेंट्स को जब वो बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उफ़ तक भी ना करो. लेकिन ये तमाम बातें जो हम कह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स है ना, यानी पेरेंट्स भी ख़ता का पुतला हो सकते हैं, उनमें भी कमियां हो सकती हैं. नोबडी इज़ अबव फ्लॉज. तो अगर पेरेंट्स हद से तजावुज़ कर रहे हों, उनकी डिमांड्स आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक कर रही हों, तो एक औलाद जवानी में है, वो किस तरह उस बाउंड्री को सेट करे? क्या आप एज अ यंग एडल्ट इससे आपको मुश्किल होती है ये करने में? आई थिंक ज़रा कि जैसे कि फ़रा ने भी बात की कि ये उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेशन, बट आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि वो जो एक्सपेक्टेशन वो हमसे ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वैलिड और वैलिडेटेड इन टर्म्स ऑफ के वो कह रहे हैं कि यार whatever we do, they also look at us as an investment also, which is kind of right कि हाँ यार ठीक बात भी है कि उन्होंने अपनी सारी देखा जाए तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज हमारे ऊपर लगा दी जस्ट टू मेक अस द मोर बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. तो मुझे लगता है कि फिर एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ करना इज़ क्वाइट फेवरेबल कि वो कह रहे हैं कि ठीक है यार मैं अब आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करता हूँ, बट जैसे कि आपने कहा कि उसमें एक लाइन ड्रॉ करना डेफिनेटली आई थिंक कि जब आप क्योंकि आप लव की बात कर रहे हैं, आप एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, फिर आपने यूनिट का वर्ड यूज़ किया. सो जब एक यंग अडल्ट या समबडी हु इज़ मैरिड वो अपना यूनिट बनाने जा रहा है या बना रहा है, सो आई थिंक सम लाइंस हैव टू बी ड्रॉन और उसमें माँ बाप और बच्चों का कैसे ड्रॉ की जाएगी? मेरा सवाल आपसे ये रोहान, ये कैसे ड्रॉ बड़ा करें? क्योंकि देखिए जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, जब आपके पास कोई बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, आप भी सारा वक्त वहाँ पे स्पेंड करते थे, और अगर कोई जायज़ नाजायज़ कॉल ऑन योर टाइम है कि जी बेटा तुम अगर 9 बजे भी दफ्तर से आओ, उसके बाद 1 घंटा मेरे पास बैठते थे. तो चलें जब तक कोई नहीं था तो शायद आप भी केटर कर रहे थे. जब आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया, अब आपका अपना कुनबा है, आपके अपने बच्चे हैं, आपकी बीवी है, तो तब इस दोबारा आप ये जब बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ करेंगे, तो इस पे तो बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है. अच्छा, इसमें दो इसके मुझे लगता है साइड्स हैं. एक तो ये है कि जैसे ऑब्वियसली माँ बाप का जो प्यार है, आई डोंट थिंक सो कि इन कंपैरिजन देयर इज़ एनीथिंग ऑन द कॉन्ट्ररी, बट आई थिंक कि दोनों पार्ट्स को समझना चाहिए. जो न्यू फैमिली में एंटर हो रहा है वो भी, और ऑब्वियसली माँ बाप आपको ज़्यादा जानते हैं, यू आर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देम. तो लाइन ड्रॉ करने में मेरे ख्याल है सबसे पहला जो पहलू है वो है ओपन कम्युनिकेशन, कि आप उनको ये बता सकें कि यार पहले मैं ऐसे कर सकता था, लेकिन अब
इस वजूहात की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाता, बट आई थिंक पेरेंट्स आर समबडी who should and will and I लेकिन think फिर वो always आप understand. नाश्ते की टेबल से माशाल्लाह जो शिकवा और जवाब शिकवा शुरू होता है ना, हाँ, यानी हाँ. कहा जाता है अंग्रेज़ी में भी वो कहते हैं कि मदर्स जो होती हैं वो मास्टर्स हैं, वो ट्रैवल एडवाइजर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं गिल्ट ट्रिप्स की, कि वो आपको गिल्टी करेंगी, है ना। और फादर्स जो होते हैं वो भी कोई ना कोई ऐसी स्टिंगिंग बात कह देंगे, कभी बाप के साथ तो बैठ जाया करो, और तुम्हारा क्या ज़िंदगी में चल रहा है, हम तुम्हारी उम्र के थे तो इतना सीरियस थे। यानी आपको लगता है कि वो वालिदैन जिनके साए में आप हमेशा महफूज फ़ील करते थे, अब उनके इर्द गिर्द आप हमेशा ऑन योर टोज़ होते हैं कि अभी कोई ऐसी बात आई जिससे मुझे ये एहसास दिलाया जाएगा कि मैं कितनी नाफरमाबरदार औलाद हूँ। खैर जी, इस पर हम बात कंटिन्यू करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से क्या हाल कर रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए हमारे आज के मौजू पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो लाइन ड्रॉ आपने कहा है, लड़की की जिम्मेदारी या लड़के की जिम्मेदारी। पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए। एक्चुअल उमूमन देखिए, बहू की तो कहीं जिम्मेदारी कहीं ना शरीयत में ना कहीं भी नहीं है। वो करती है अपने सवाब के लिए या अपनी औलाद से रिटर्न लेने के लिए, वहाँ तक तो सही है। लेकिन जब माँ बाप सीनियर हो जाएं और ऊपर के हिस्से में जा रहे हों और बच्चे जवान हो जाए, तो फिर जिम्मेदारी माँ बाप की उल्टा होती है कि वो देखें कि आप उसकी लाइफ अपनी स्टाइल आ रहा है तो अपनी चीजों को मुसल्लत। देखिए, बाहर पेरेंट में मुसल्लत करते हैं। इवन गाड़ी में माँ आगे बैठना चाहती है, बहू को चाहती है पीछे बैठना, वहीं से गलत होता है। भाई बहू है, आए आप लाओ, बहू को ला के उसको डिलीवर करो, उसको वो इख्तियार दो कि बेटा हम तुम्हारे पीछे सपोर्ट में तो है, तुम ही आप आगे लेके किश्ती चलो। इसी वजह से लोगों में आपस में होता है, वरना कभी भी ये ना हो। बहुत शुक्रिया सर, एब्सोल्युटली बहुत अच्छी आपने बात की। आपने कहा कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का मौजू क्योंकि ये था कि बुज़ुर्ग वालिदैन का ख्याल कौन रखे, और ये प्राइमरी ज़िम्मेदारी बेटे की है या बेटी की। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि जो बेटियां ब्याह के चली जाती हैं और जब वो विज़िट करती हैं तो उनको और ज़्यादा एहसास होता है। एक तो अपनी हेल्पलेस, अपनी बेबसी का एहसास होता है कि वो चाहकर भी वालिदैन की खिदमत नहीं कर पा रही हैं और फिर अपने अंदाज में नहीं कर पा रही हैं। तो वो एक बड़ा अजीब सा टाइम होता है, क्योंकि वो आके अपने भाई को भी ज़रा डांट के उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश करती हैं कि देखो अम्मी अब्बू का ख्याल रखा करो। दूसरा, फिर बहू या उनकी भाभी जिस तरह चीज़ों को चला रही है उसमें भी वो कुछ ना कुछ मीन मेख निकालती हैं और तनकीद का उसको निशाना बनाती हैं। ये उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो चाहकर भी वालिदैन के पास नहीं आ पा रही। ये कंट्रोल मैकेनिज़्म है, लेकिन इसकी वजह से जो मौजूदा घर है जहाँ पे निज़ाम सही चल रहा था, लेकिन ये नन साहिबा के आने के बाद, घर की बेटी के आने के बाद जब वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। आप सबने वो मीम सुनी होगी, देखी होगी, जिसमें कहा जाता है बहुत मज़ा आ रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर फुप्पो आ गई। फरा, ये जो फुप्पो आती हैं और सबसे पहले अम्मी को अब्बू को डांट पिलाती हैं कि घर में सब कुछ गलत चल रहा है, अम्मी अब्बू का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, यानी दादा दादी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और उनको उनको डॉक्टर के ले जाना है या उनको कोई भी काम उनका कराना है। ये उस बेटी की जो ब्याह कर उस घर से जा चुकी है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उसकी बेबसी है। व्हाट इज़ इट? आप इसको कैसे रीड करती हैं? Well, psychologically if I tell you, पहले तो बताऊं, सबसे मेरी 10 फूफियां थी माशाल्लाह से। और मेरे वालिद सबसे छोटे थे और मेरी दादी मेरे वालिद साहब के पास रहती थी, तो you can imagine the pressure one has to face with so many sister-in-laws. But let me tell you psychologically, because this is something very important, और हर household को ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप कुछ भी बात कर रहे हैं, communicate कर रहे हैं, so please communication में impose नहीं कीजिए और emotionally charged नहीं रहना है बात करते हुए। जो आपने बोला कि ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है या क्योंकि वो नहीं कर पा रही इस वजह से वो सब कुछ करी, सो लेट मी टेल यू, इट्स नथिंग लाइक दैट। व्हाई इट्स नॉट लाइक दैट? बिकॉज जितने वो माँ बाप बेटी के हैं उतने ही माँ बाप वो बेटे के भी हैं। तो ऐसा नहीं कि माँ बाप ने कभी कोई कमी छोड़ी हो कि बेटे को 10 ml दूध दिया हो तो बेटी को 5 ml दूध दिया हो। दोनों के साथ जब माँ बाप इक्वल रहते हैं तो दोनों का फर्ज बनता है कि माँ बाप को इक्वली सर्व करें। और अगर कोई काम मेरा भाई नहीं कर पा रहा तो आई नीड टू पुट माई फुट डाउन एंड सी दैट हाउ कैन आई अकोमोडेट एंड व्हाट कैन आई डू टू हेल्प माई ब्रदर, रादर देन मैं तनकीद करूं तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे वो नहीं हो रहा। तो भाई आप खुद क्या कर रही हैं? व्हाट आर यू डूइंग एट होम?
ट्रबल क्रिएट लेकिन करने के इसके अलावा। अंदर कुछ प्रैक्टिकल मसाइल भी तो आ जाते हैं ना। रूहान जैसे मिसाल के तौर पे जो बेटी है या जो इस भाई की बहन है वो अमेरिका में रहती है, कनाडा में रहती है, साल में एक दफ़ा आ पाती है। तो अगर उसको पता चले कि वालिदैन की तबीयत ख़राब है या उनको डॉक्टर के जाना है या उनको डॉक्टर के लिए जाने में ताख़ीर हो रही है, डिलिबरेट ताख़ीर नहीं हो रही है लेकिन भाई काम में मसरूफ़ है और वो वहाँ पे उसको काम के वक्त पे फ़ोन करके डांट रही है या कह रही है कि देखो तुमने ये क्यों नहीं लुक आफ्टर किया, तो उस वक्त उस बेटे का, उस लड़के का, उस उस मर्द का क्या रिएक्शन होता है कि यानी वो कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करता है? मेरा ख्याल है इसका रिएक्शन सिर्फ यही होगा कि तुम जो है वहाँ से बैठ के बातें कर रही हो और यहाँ आके कुछ कर सकती हो तो I like the answer. यहाँ आके कुछ कर सकती हो तो करो, और ये जो तुम डॉलर भेजती हो ये तुम अपने पास रखो। तो यही रिएक्शन हो सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट ऑल्सो। बट ये है कि वो अगर कुछ एक्चुअली कुछ करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इफ समबडी हैज टू डू समथिंग सिद्रा, सो देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। अब उस बंदे को ऑब्वियसली करना है क्योंकि उसके माँ बाप हैं और करना चाहिए भी, बट देयर आर ऑल्सो सर्कमस्टांसेस कि यार ठीक है, हो सकता है कि वो एक ऐसे अरीना में हो, ऐसे इन्वायरमेंट में हो कि वो नहीं लेके जा पा रहा हो ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस, कि भाई बॉस ऐसा है या व्हाटएवर, कुड बी एनीथिंग, एंड देन स्टेक्स कुड बी इवन हायर कि जी मैं छुट्टी करूँगा तो मुझे निकाल सकते हैं या व्हाटएवर। बट ये है कि वी ऑल्सो हैव टू डू दैट। तो बहन फिर कोई अपना मसल यूज़ करे। बिल्कुल। और रोहान ये भी तो होता है ना, यहाँ हम देखो आइडियल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि सारे बच्चों के अपने पेरेंट्स के साथ आइडियल रिलेशनशिप्स हैं। अब अक्सर घरों में ये भी तो होता है ना कि वालिदैन शुरू से इमोशनली बेटी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थे, या सबसे बड़ी जो घर की औलाद थी वो बेटी थी। बेटी क्योंकि शादी होकर चली गई है, अब ये जो उसके साथ जो सेकेंड और थर्ड सिबलिंग्स हैं उन्होंने शायद ये जिम्मेदारी कभी उठाई नहीं थी और यकायक उनके कंधों पे आ गई है, या उनके अपने रिलेशनशिप पेरेंट्स से बहुत अच्छे नहीं थे, वो अपनी वालदा से या वालिद से बहुत क्लोज महसूस नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि माशरे ने ये डिफ़ाइन किया है कि मर्द है, बेटा है, तो बेटे ने ही ख्याल रखना है, वो भी तो अपनी स्ट्रगल्स में है। इन स्ट्रगल्स के बारे में कोई बात नहीं करता। आई थिंक सिद्रा बात इसलिए नहीं करता बिकॉज मुझे लगता है कि कोई बात खास बनती नहीं है। माँ बाप हैं, चाहे आपका रिलेशन बनता है नहीं बनता, आई मीन व्हाटसोएवर, देयर इज़ अ सर्टेन ऑब्लिगेशन अटैच टू इट, एंड आपको आउट ऑफ लव और आउट ऑफ फोर्स आपको वो काम करना है। एंड आई थिंक इफ़ यू डू इट आउट ऑफ लव, विच इज़ राइट वे ऑफ डूइंग इट, आई थिंक इट्स स्पॉट ऑन। और चाहे वो दूर बैठी है, करीब बैठी है, अगर वो फंसे हुए हैं, नहीं जा सकते, या वो एक पावर स्ट्रगल की शुरू में बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि जी मैं कह रही मैं आगे बैठूंगी, तो वो जो एक उन कॉलर ने भी बात की कि उनको ये समझना भी चाहिए। एंड देन इसमें माँ बाप का भी थोड़ा रोल आता है कि जी उन्होंने बेटी के साथ ही पहली वाली या बड़ी वाली एक अटैचमेंट बनाई, दूसरों के साथ नहीं बनाई, इवन दो दे ऑल्सो न्यू कि वो चली जाएगी शादी होके। सो आई थिंक कि ये डिफरेंस जो है वो एक कभी कभार नेचुरली एंड कभी कभार अनवॉलंटरी क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ सेहत की बात कर रहे हैं। हमारे माशरे में अक्सर होता है कि क्योंकि अच्छा अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई उसमें हम कह रहे हैं कि शायद बहन बाहर है और वो कुछ कर नहीं पा रही, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है, व्हाटएवर। लेकिन ये हमारे माशरे में बात बहुत आम है कि बेटी जो शादी होकर घर से चली जाती है उसको कई मामलात से भी दूर कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर माली मामलात हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात हैं। अब घर में जो बेटा है वो कहता है कि क्योंकि मैं वालिदैन का ख्याल रखता हूँ, मैं सरपरस्त हूँ, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड, फादर के प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड सारे फैसले मेरे होंगे। और अक्सर वो इन फैसलों में अपनी बहनों को इंक्लूड नहीं भी करता कि भाई तुम्हारी तो शादी की थी, शादी में बहुत खर्चा हो गया, तुम्हारा हिस्सा वहीं पूरा हो गया। इस पर हम ज़रा बात करते हैं कि उस वक्त बूढ़े वालिदैन भी बेबस होते हैं क्योंकि वो बेटे के साथ रह रहे हैं, उसके मरूने मिन्नत हैं, तो वो किस हद तक अपनी मर्जी चला पाते हैं, ये बात करनी बड़ी अहम है। पहले ज़रा कॉलर की बात सुन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आपके मेहमानों को सलाम हो। सिद्रा, मैं पहले तो ये कहूँगा माँ आप अपने माँ बाप की बड़ी अच्छी बच्ची हैं। थैंक यू सो मच, ये मेरे माँ बाप को भी बता दें। नहीं, यकीनन बहुत अच्छी बच्ची होंगी माशाल्लाह, आई होप तो। खैर बात ये कि एक तो सबसे पहली बात मैं करना चाहूंगा कि देखें, जो माँ बाप का है ना, कहते हैं माँ बाप के लिए उफ ना करो, तो उफ वो बुढ़ापे के लिए होता है, क्योंकि जब बुढ़ापे में वो बच्चे बन जाते हैं ना, तो देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो उस वक्त उसके लिए रहा गया, हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये रहा सवाल लड़की या लड़के का, तो देखें दोनों पे जिम्मेदारी होती है, लेकिन लड़की की जब शादी हो जाती बेचारी, वो अपने घर पे चले जाती है, वो अपने घर को देखे या माँ बाप को देखे, लेकिन फिर भी माँ तवक्को करती है, फिर भी बेटियां इतनी अच्छी होती हैं, ज्यादातर बेटियां इतनी केयर करती हैं कि अपने कुछ ना कुछ वक्त निकाल के माँ के पास टाइम बिताती हैं, और माँ कंफर्टेबली बेटी से रहती हैं, ये मैं आपको बता दूं।
ठीक है, लेकिन लड़के फाइनेंशियली कर रहे होते हैं, डेफिनेटली कर रहे होते हैं, लेकिन एक पहलू सिद्रा मैं आपसे कहना चाहूंगा जरूर कि देखिए, जब लड़के की शादी होती है, लड़की तो बेटी तो घर चले गई, अब मसला ये होता है कि क्योंकि बहू साथ होती है ना, तो बेटा अगर बाप से मोहब्बत करता है ना, तो अपनी वालदैन से मोहब्बत करता है तो अपनी बीवी से भी करे। जब वो बीवी से मोहब्बत करेगा, उसकी केयर करेगा, तो वो उसके वालदैन की केयर करेगी। इस इशू पे सर थोड़ा बात कीजिएगा। आई थिंक बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। हम इस इशू पे भी आते हैं, लेकिन फ़रा जो पहले बात की जा रही थी कि अक्सर बच्चे फिर चाहे वो बहन भाई हों, सिर्फ भाई हों, वो आपस में लड़ पड़ते हैं और माँ बाप की जो माली ज़िम्मेदारी है या उनको अपने घर में अगर उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि वालिदैन का अगर घर नहीं है और वो बेटे के साथ रहते हैं, उसको बाकायदा फैक्टर इन किया जाता है जब जायदाद की बात आती है, जब प्रॉपर्टी की बात आती है। इस पे क्या कहेंगे? उस वक्त बड़ा तकलीफ़देह होता है पेरेंट्स के लिए भी, जिस बेटे के साथ रह रहे हैं, अगर वो कोई फ़ैसला लेना चाहता है, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी को बेचने का फ़ैसला लेना चाहता है, कारोबार को बंद करने का या एक्सपैंड करने का या पैसों का मुतालबा, उसमें बेटियों की कितनी हद तक से होती है और वालिदैन को उस वक्त क्या करना चाहिए? So well, सिद्रा, ये पूरी सिचुएशन के जो ना टू मेजर एरियाज हैं। पहला एरिया आपका हो गया इमोशनली अगर आप देखें तो एक्सप्लॉइट होते हैं माँ बाप। हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जहाँ पे बेटों ने पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट किया है और उनका जो भी राइट बनता था बाकी बहन भाइयों का, वो उनसे लिया है। सो इमोशनली वो चैलेंज हो जाते हैं माँ बाप और आखिर में गिव अप कर देते हैं, खुशी से नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, वो हमारा ख्याल रख रहा है, हम पे दबाव डाल रहा है, और उन्होंने सारे के सारे पेपर्स दे दिए। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट इट लीगली पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है दैट व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड। माँ बाप से ज्यादा समझदार अपनी औलाद को समझने में कोई भी नहीं होता है। माँ बाप तो बल्कि ऐसे होते हैं कि जो शक्ल देख के बता सकते हैं कि औलाद इसका क्या सोच रही है और क्या करने वाली है। सो व्हेन यू नो दैट दिस थिंग इज कमिंग, तो आपको खामोशी से ही लीगली हर चीज को बाकायदा तौर पर स्ट्रीमलाइन कर लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर, बिकॉज यू नीड टू पुट योर फुट डाउन। आपके बेटे के दबाव डालने से आप शरई हिस्से से या लीगल राइट से अपनी बेटी को जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते। इट्स ऑल्सो अ फैक्ट। सही, लेकिन उस वक्त अगर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाए कि यार मैं 100 इनकी ज़रूरियात को भी तो लुक आफ्टर करता हूँ, ये मेरे साथ घर में रहते हैं तो मेरा हिस्सा ज़्यादा बनता है, ये लड़ाइयाँ बड़ी आम है हमारे माशरे में। बहुत कॉमन है, बट दैट डजंट क्वालिफाई यू टू ऑब्टेन करोड़ों का पैसा। Probably you can pay off उस पर्टिकुलर खर्चे, you understanding? लेकिन आप करोड़ों का लेना चाह रहे होते हैं, वो कुछ हजारों का खर्चा करके, which is बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं रोहान की तरफ लाना चाहूँगी। रोहान, अक्सर पेरेंट्स को लेकर या ओल्ड एज में उनका जो भी मसला है, उस मसले को लेकर आपस में बहन भाई दे डोंट सी आई टू आई, यानी हो सकता है कोर्स ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट कि जी कोई आर्ज़ा, किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं, मिसाल के तौर पे दिल की कोई बीमारी है, शुगर की कोई बीमारी है, यानी डायबिटिक हो गए हैं, और जो डॉक्टर मशवरा दे रहा है तो अक्सर एक डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट बहन भाई सिबलिंग्स के बीच में आता है कि भाई जो फ़ैसला ले रहा है उसने शायद तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं किया है, उसने सेकंड ओपिनियन नहीं लिया है, फ़लाने डॉक्टर के पास क्यों लेके गए, ये तो छोटा हस्पताल है। अब जिसकी जो इस्तात है, अगर कोई शख्स कर रहा है, अक्सर इन बातों पे लड़ाई होकर कि एक तरह से एक आपस में एक गैप क्रिएट होता है, रिफ्ट क्रिएट होती है। तो क्या कहोगे इस बारे में? इसका बेहतरीन हल क्या है? किस तरह बहन भाई फ़ैसला करें, और ख़ास तौर पे अगर कोई दूर है, एक की शादी हुई भी है, किसी दूसरे शहर में रहता है, तब क्या करना चाहिए? ज़रा आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि एक रिफ्ट क्रिएट होती है, विच इज़ स्पॉट ऑन, बट आई थिंक इसका कोई एब्सोल्यूट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज ह्यूमंस आर डिज़ाइन दैट वे कि हम कोई भी इनिशिएटिव ले लें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे माँ बाप बाहर रहते हैं और मेरा भाई लुक आफ्टर करता है उनको, और इफ़ समथिंग हैपन्स टू देम, तो मैं उसे कहूँगा जी ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। सो एक हमारा सिस्टम या हम लोग कल्चर्ड या हम लोग नरिश्ड इस तरह से हैं कि हमें हमेशा लगेगा कि उसने जी कम किया है, और एंड द वाइस वर्सा ऑल्सो। बट आई थिंक कि इसमें कंसेंसस या कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ है कि आप इस ओपन कम्युनिकेशन रखें, आप चीज़ों को कंसेंसस बनाएं कि ठीक है, डॉक्टर ने ये बोला है, कल मैं इस डॉक्टर को बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्या कहना है। इफ़ देयर इज़ मोर इन्वॉल्वमेंट, तो पीपल आर ऑलवेज मोर हैप्पियर व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड।
तो चाहे वो माँ बाप का डिसीजन हो, किसी चीज़ का भी डिसीजन हो, सो और मेरे ख्याल में जो शख्स फिर वालिदैन के साथ रह रहा हो, जैसे मेरे सामने एक सिचुएशन है कि मेरी एक बहन कनाडा में रहती हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता वालिदैन की कभी भी हल्की फुल्की तबीयत ख़राब हुई या हम किसी डॉक्टर के पास, जो दूर बैठा है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसको इन्वॉल्व रखा जाए, उसको बताया जाए कि क्या हो रहा है। आई थिंक कि जो शख्स यहाँ पे वो उस वक्त ये अगर राइट उनसे ले लेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ रिफ्ट, और वो एक बेचैनी का, इस्तराब का भी बायस बनता है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ये बात भी करेंगे कि किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात कही थी कि खुदा ना खास्ता जब आप ज़िंदगी के उस फेज़ पे पहुंचते हैं व्हेन यू हैव वन सर्वाइविंग पेरेंट, तो ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ अब जाहिर सी बात है आपके पेरेंट का जो कंपेनियन था, आपके जो अदर पेरेंट थे, वो उनके साथ नहीं हैं, और जो सर्वाइविंग पेरेंट होता है बुज़ुर्गी की एज में, बुढ़ापे में, उनको कैसे हैंडल किया जाए, उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है, ज़रा बात करेंगे। सबके वालिदैन को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी और हयात दे, सेहत और तंदरुस्ती दे, लेकिन ये भी हमारी ज़िंदगी की एक हकीकत है कि यू विल लूज़ योर पेरेंट्स, और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको ये मौका मिलता है कि वो वक्त गुजार सकें और अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें। लेकिन जो सर्वाइविंग पेरेंट होता है, अगर आपके वालिद या वालिदा का इंतकाल हो जाए और दूसरा जो पेरेंट आपके साथ मौजूद है, उनके लिए एडजस्टमेंट एट दैट एज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम समझ सकते हैं कि ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल और डराने वाला अमल है, बिकॉज़ दे कैन सी द इवेंचुअलिटी ऑफ थिंग्स। और दूसरा तन्हाई, कि अपने साथी के चले जाने के बाद जो वक्त आप उनके साथ गुजारते थे, जैसे जैसे आपकी उम्र इतनी पुख्ता है, आपकी आदतें इतनी पुख्ता हैं, वो आपके लिए ज़िंदगी के बाकी चीज़ों में वापस आना, बच्चों के साथ दिल लगाना, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ दिल लगाना, या आपकी घरेलू जो सिचुएशन है उसका बदल जाना, उसके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फ़रा ओल्ड एज में ग्रीफ़ को कम करने के लिए बच्चे या आपका जो बाकी ख़ानदान है वो क्या कर सकता है, और इसमें क्या आपने कोई तफरीक देखी है कि पर्सनैलिटीज़ किस किस तरह की होती हैं, वो अपने ग्रीफ से कैसे निपटते हैं ओल्ड एज में लोग? सुजरा, you will not believe what you're telling right now। जो स्टोरी आप बता रही हैं, क्वेश्चन जो आप पूछ रही हैं, वो एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो मेरी फ़्लाइट से 1 महीने पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी, और माई मम इज़ इन कराची। मैं यहाँ सिडनी में और मेरा भाई दुबई में होता है। सो यू विल नॉट बिलीव, इट वाज वेरी डिफिकल्ट इमोशनली टू इवन एक्सेप्ट कि क्या होगा, हाउ इज शी गोइंग टू कोप। और जो आपने पर्सनालिटी की बात की, सो लेट मी हेल्प एवरीबडी हु इज वाचिंग हियर इन अंडरस्टैंडिंग कि पेरेंट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग में। रिसर्च कहती है कि 30% ऑफ मेंटल हेल्थ इम्प्रूव्स घर के एनवायरनमेंट से। एंड यू नो व्हाट माय मम सेड, मैंने बोला आप कैसे करेंगी, क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, तो कहती हैं कि अंडरस्टैंड वन थिंग, माय लाइफ हैज डिफरेंट पैरामीटर्स, योर लाइफ हैज डिफरेंट पैरामीटर्स, आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, और यू हैव टू मूव ऑन। एंड अगर मैंने आपको इमोशनली बर्डन रखा, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एडजस्ट इन योर लाइफ। You understanding? So आप इसमें कितना अकोमोडेटिंग होना पड़ता है बीइंग अ पेरेंट, जबकि साइकोलॉजी का स्ट्रेस स्केल में जो 100 मार्क आता है वो स्पाउस की डेथ का या पार्टनर की डेथ का आता है। सो इट्स नॉट इजी, तो पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं आपके। फरा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि वो एक इतना, यानी हम एज बच्चों की अगर बात की जाए, आप कितनी ज़रूरियात से अपने आप को खुद ही समझते हैं कि यार ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे कहा जाए कि आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, नीड फॉर कॉन्वर्जेसन, नीड फॉर बिलोंगिंग, जब दो पार्टनर्स, बेशक वो बुज़ुर्ग पार्टनर्स हैं, वो अपने आप बातें करके कितनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, बच्चे उस वक्त तक इन्वॉल्व नहीं होते। जब एक पार्टनर नहीं है तो फिर वो जो इमोशनल नीड्स हैं वो कैसे बच्चे फुलफ़िल करें और कैसे देखभाल करें? रोहान, अगर ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ, और चले ख़वातीन तो फिर जैसे अभी हमारे कॉलर ने भी कहा कि वो अपनी बेटियों से क्लोज़ होती हैं, ख़ानदान में दूसरी ख़वातीन से बात कर लेती हैं। मर्द हज़रात अगर उनकी शरीके हयात का इंतकाल हो जाए और वो बुज़ुर्गी की एज में हैं, तो उनके लिए संभलना कितना मुश्किल होता है, और उस वक्त बेटे या बेटियाँ क्या कर सकते हैं उनके लिए? आई थिंक सिद्रा कि बड़ा एक द थॉट ओनली ऑफ इट इज़ वेरी ड्रेडनिंग टू मी एटलीस्ट। एंड जैसे कि फ़रा ने भी कहा, सो आई ऑल्सो एक्सपीरियंस वेरी क्लोजली, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, यू नो देयर इज़ अ फैमिली मेम्बर इन आवर फैमिली हु हैज़ लॉस्ट अ मेल पार्टनर। तो मैं आई सी हर एज वेरी डिस्ट्रेस्ड एट टाइम्स। हालांकि मुझे लगता है कि विच इज़ आल्सो काइंड ऑफ ट्रू कि माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा मतलब बच्चों से ज़्यादा खुश होते हैं।
तो आप कुछ ऐसा इकोसिस्टम अगर बना लें कि फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि लोग बाहर रहते हैं, माँ बाप यहाँ रहते हैं, सो सम इकोसिस्टम और सम अरेंजमेंट जिसमें बच्चे उनको काइंड ऑफ यू नो दे गेट गोइंग, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द ओनली ड्रिल व्हिच आई हैव सीन वर्किंग इन दिस केस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली। तो मुझे लगता है कि अच्छा जैसे अभी फ़रा ने अपनी सिचुएशन बताई रोहान, कई लोगों के साथ ये भी तो होता है ना कि आप बड़ी आसानी से मुल्क के बाहर अपनी जॉब को, अपने करियर को परसू कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वालिदैन के पास एक दूसरे का साथ है और वो पाकिस्तान में मुकीम है। अगर एक पेरेंट का इंतकाल हो जाता है तो फिर ना सिर्फ जो सर्वाइविंग पेरेंट है वो इस तकलीफ़, इस दुख से गुजर रहा होता है, बल्कि कई दफ़ा उसको फिर आपको अपरूट भी करना पड़ता है। आप उसको अकेले नहीं छोड़ सकते, आप उसको अपने साथ दूसरे शहर ले आते हैं, दूसरे घर ले आते हैं। ये एडजस्टमेंट कितनी मुश्किल होती है और उसको आसान बनाने के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं? आई थिंक जी रोहान, बिल्कुल आपने जो है राइटली मेंशन किया है कि ये जो अरेंजमेंट क्रिएट करना है, आई थिंक एट टाइम्स ये मुश्किल भी है, बिकॉज यू नो द कॉस्ट ऑफ लिविंग राइट नाउ इज़ ख़ास तौर पे उनको बुलाना, रखना एंड स्टफ लाइक दैट। बट आई थिंक कि कभी कभी इसमें एक बैरियर ये भी आ जाता है कि वो दे डोंट वांट टू आइडियली मूव आउट ऑफ दैट इकोसिस्टम जो उन्होंने क्रिएट किया वो होता है। वो कहते हैं नहीं यार मैं इधर ही रहूँगा अपने घर में ही, ठीक है कि मैं आ जाता हूँ 2 महीने के लिए, आ जाती हूँ, फिर वो वापस आ जाते हैं। सो आई थिंक ऐसा कुछ अरेंजमेंट बना लिया जाए कि जिसमें वो इंगेज रहें। सो आई थिंक दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन इन माई व्यू। और ख़ास तौर पे अगर आपका जो घर है वहाँ पे बहुत ही मुख्तलिफ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पाकिस्तान से कनाडा ले जाना चाह रहा है या ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाह रहा है, पूरा इकोसिस्टम, कल्चर, वेदर, मौसम, हर चीज़ बहुत मुख्तलिफ है। और ओल्ड एज में और ख़ास तौर पे जो एक ग्रीविंग पेरेंट हो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो उन सब चीज़ों से एडजस्ट करे, थोड़ा मेरे ख्याल में तकलीफ दे और मुश्किल अमल है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी फरमाइए। से बात कर रही हूँ जी। मेरी अम्मी जी बताइए। अब्बू है जी। मैं कहा मेरी अम्मी नहीं है, अब्बू है। जी क्या कहना चाहेंगी हमारे मौजू के हवाले से? यही कि जो ना मैं जब भी जाती हूँ अपनी अब्बू की बहुत खिदमत करती हूँ, जाके खाना वगैरह बना के देती हूँ, भाभी ना भी थे मैं बना के देती हूँ अपनी अब्बू को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और यकीनन ये मेरे ख़्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट भी होता है और पेरेंट्स की यही पूंजी है। फ़रा, एक और सवाल, यानी हमारे माशरे में शायद इसको बहुत मायूब समझा जाता है, लेकिन अगर आपके पेरेंट की उम्र 50 के लगभग है या 50 से ज़्यादा है, आप बच्चे अभी टीनेज में हैं या यंग एडल्ट्स हैं, एंड यू हैव लॉस्ट वन पेरेंट, हमारा माशरा कितना ओपन है? बिकॉज देखें 50 इज़ नो एज, एंड अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात की जाए, यू प्रॉब्ली हैव अनदर 30 ईयर्स टू गो। हम क्यों अपने पेरेंट्स के ऊपर मुसल्लत करते हैं तन्हाई? यानी इफ़ वी आर टू से कि ठीक है, जिस तरह बेटी अपनी ज़िंदगी में मगन है, बेटा अपनी ज़िंदगी में मगन है, आर वी ओपन टू द आइडिया कि शायद ओल्ड एज में फाइंडिंग अनदर पार्टनर, गेटिंग री मैरिड कैन बी एन ऑप्शन फॉर पेरेंट्स? एक उनके ख्याल रखने का ही ये तरीका भी हो सकता है। आई थिंक हमारी सोसाइटी की एक्सेप्टेंस को जो है ना, उसके थ्रेशोल्ड को बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज ये ऑप्शन ब्रिलियंट है बट ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होता। क्योंकि आई टेल यू समथिंग सिद्रा, मैरिज इज नॉट फॉर यंग एज, मैरिज इज फॉर ओल्ड एज, कंपेनियनशिप इज फॉर ओल्ड एज। यंग एज तो भाग दौड़ में गुजर जाती है। व्हेन यू बिकम अ पेरेंट तो आप कपल नहीं रहते, आप माँ बाप बन जाते हैं, क्योंकि फोन पे आप ये नहीं पूछ रहे थे तुम कैसे हो, आप फोन पे ये पूछ रहे थे भाई डायपर और दूध ले आना, वो खत्म हो गया, राइट? Because you're no more a couple. But then when you get old, जब emptiness concept psychology में यही है ना कि आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, अपनी लाइफ में सेटल हो गए, now you have you and your partner. So why we have that obligation कि नहीं, अम्मी जो है ना वो सिर्फ हमारी हैं, हम किसी और के, मगर अम्मी हमारी है, अम्मी किसी और की नहीं हो सकती। That's not on. That's just not on. Farah is brutally spilling out the facts, I think today. हाँ, रोहान आप क्या कहते हैं कि अच्छा, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत मैंने देखा है कि लचक, जैसे फ़रा ने बिल्कुल सही बात की कि अम्मी सिर्फ मेरी हैं, लेकिन वालिद के लिए शायद कहीं थोड़ी सी हमने स्पेस बना ली है। वी आर ओपन टू द आइडिया कि वालिद साहब का ख्याल रखने के लिए कोई और एक खातून लाई जा सकती हैं जो उनकी दूसरी शरीके हयात बन जाए। रोहान, आर यू सीइंग दैट flexibility and adaptation in our society? I think I mean there's no harm in doing that and I think it's a fantastic idea, but वही जैसे इन्होंने कहा फ़रा ने भी कि इसकी एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है at times।
दे आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर दैट काइंड ऑफ ऑप्शन, बट आई थिंक कि वो एक इस तरह के स्टिग्मा में बेचारे ना बोल पाते हैं, ना उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि यार मैं ये चाहता हूँ कि क्या सोचेंगे। तो आई थिंक ये जो एनालिसिस पैरालिसिस वाला फैक्टर है, क्या कहेंगे, लोग क्या ये कहेंगे, लोग जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनका नाम हमें नहीं पता, हम उनके बारे में सोच सोच के अपनी जिंदगी इनका के नाम फैसले शब्बीर लेते है, हैं। by the थैंक way। यू सो मच जी। They're थैंक यू सो everywhere। मच रोहान, थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़रा। मेरे ख्याल में वी नीड अनदर टॉपिक, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे कि अच्छा अगर आपने ये फ़ैसला कर भी लिया है अपने वालिद और वालदा की दूसरी शादी कराने का, या आपने उनके दूसरे शरीक हयात को एक्सेप्ट किया है, तो फिर आप उनको क्या दर्जा दें? क्या आप उनको वालिद या वालदा का दर्जा दे रहे हैं, या आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेरेंट के पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं? दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे। लेकिन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।